नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आपकी खबर, आपकी हकीकत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलनकारियों का गुस्सा अब सत्ताधारी दलों के विधायकों पर फूटता दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों ने 2 विधायकों के घर फूंक दिए हैं। सरकारी संपत्तियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। आंदोलन पूरे राज्य में फैल चुका है। खासतौर पर मराठवाड़ा के हालात सरकार के हाथ से निकल चुका है। मराठा एक्टिविस्ट मनोज जारंगे के नेतृत्व में 25 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का दबाव अब सरकार पर साफ साफ दिखाई दे रहा है और इसी दबाव के चलते सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी चीफ शरद पवार सहित 32 दलों के नेता शामिल हुए। सह्याद्री भवन में सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक 3 घंटे तक बैठक चली। बैठक का न्योता शिवसेना यूबीटी को नहीं दिया गया था, जिसे लेकर संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दल के 6 सांसद और 16 विधायक हैं, उसे न्योता नहीं देकर सरकार इस मुद्दे पर भी सियासत कर रही है। दूसरी ओर बैठक के बाद करीब 1:30 बजे एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता ने इस बात पर सहमत हुए हैं कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षण कानून के दायरे में हो और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जारंगे से भी अपील की है कि वो अनशन खत्म करे। हिंसा ठीक नहीं है। मनोज जारंगे के अनशन का आज 9वां दिन है। जारंगे से आज बात करने पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल। सरकार का प्रतिनिधिमंडल जारंगे से चर्चा करेगा, बातचीत करेगा, कोई रास्ता निकालेगा। मराठा आरक्षण पर मनोज जारंगे से बातचीत होगी। जारंगे से मिलने के लिए औरंगाबाद पहुंचा है प्रतिनिधिमंडल। एमएलए बच्चू कुडू और 2 रिटायर्ड जज औरंगाबाद पहुंचे हैं। 3 लोग मनोज जारंगे से बातचीत करेंगे। इसके बाद मंत्री उदय सामंत, मंत्री धनंजय मुंडे, संदीपान भूमेरे और मंत्री अतुल साबे, अंतरवली सराठी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि देखिए, तमाम पार्टी के नेता पहुंचेंगे। जो प्रतिनिधिमंडल है वो बातचीत करेगा। 9वां दिन है अनशन का। क्या कोई रास्ता निकलेगा? मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में आपको बता दें कि लगातार मांग बढ़ती जा रही है। को यही बात सही है जो उद्धव ठाकरे साहब ने भी बार बार यही बात कही है कि मराठा समाज, उनके नेता आंदोलन कर रहे। आंदोलन सामान्य नहीं है, पूरा महाराष्ट्र में हिंसा और आग लगी है। महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आदिवासी हो, ओबीसी हो, उनके आरक्षण को हाथ न लगा के या उनसे कोई काट छाट न करके मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। ये मांग है सबकी और हम भी उसमें शामिल हैं। सर, अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा गया ईडी की तरफ से, किस तरह से देखते हैं, क्या करें? बात ऐसी है, कभी राहुल गांधी जी को भी बुलाया था, सोनिया गांधी जी को बुलाया था, हम भी अंदर जाकर आए हैं। महाराष्ट्र के बहुत से मंत्री जाकर आए हैं। वेस्ट बंगाल के 2 मंत्री को ईडी ने पकड़ा है। तमिलनाडु के 2 मंत्री जेल में है। जहां जहां अपोजिशन ताकतवर और मजबूत है और इंडिया अलायंस में जो मजबूत नेता है, उनके ऊपर ये तलवार चलाएंगे। ममता जी ने एक बात कही, आज सबको अरेस्ट करिए, पूरा देश खाली कर लीजिए और आप चुनाव लीजिए। आपकी यही इच्छा है ना भाजपा की, पूरा अपोजिशन जेल में ठूस दो और चुनाव लो। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी नीतियों के चलते आज देश मुश्किल में फंस गया है। सोनिया ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने मिजोरम, मणिपुर सहित पूरे पूर्वोत्तर को संकट में डाल दिया है। संघ और बीजेपी देश और लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं। वे ना तो देश की विविधता को महत्व देते हैं, ना लोकतंत्र में भरोसा है और ना ही संवाद की जरूरत समझते हैं। पूरे देश पर अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहे हैं।
मोदी सरकार संसद में ऐसे कानून लाती है जो आदिवासियों के भूमि अधिकारों को कमजोर करती है। जब मिजोरम के सांसद आदिवासियों के अधिकार की बात करते हैं तो उन्हें संसद में बोलने नहीं देते। सोनिया गांधी ने वीडियो में आगे कहा कि मणिपुर में पिछले 6 महीने से हिंसा हो रही है, लेकिन शांति और सुलह की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। पीएम पूरी तरह से चुप है और उन्होंने कुछ घंटों के लिए भी मणिपुर का दौरा करना उचित नहीं समझा है। वीडियो में सोनिया गांधी ने मिजोरम के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है और इस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के रीति रिवाजों को लेकर कहा कि इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। भारत की मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप 2023 खेला जा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया अपना 7वां मैच खेलेगी। जिससे पहले सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये प्रतिमा सचिन तेंदुलकर स्टैंड के पास लगाई गई, जिसमें सचिन स्ट्रेट ड्राइव लगाते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में सचिन के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे, बीसीसीआई सचिव जय शाह, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, एनसीबी प्रमुख पूर्व बीसीसीआई प्रमुख शरद पवार मौजूद थे। सचिन के जीवन के 50 वर्षों को समर्पित ये प्रतिमा अहमदनगर के रहने वाले प्रमोद कांबले ने बनाई है। सचिन ने इसी मैदान पर अपना अंतिम इंटरनेशनल मैच खेला था। ऐसे में सचिन ने इस कार्यक्रम के दौरान कई पुरानी यादों को ताज़ा किया। There were a number of cricketers who played with me. Started with Mumbai players. Nilesh is here. Number of Mumbai players. Praveen is here. Quite a few players that I played with. Without their support and their contribution, I would not have been able to last 24 years for India. So, on this special evening, I would like to dedicate this to all the cricketers who've played with me, and not just played with me, but they have also inspired millions across the globe. I think it is everyone's hard work which takes the game forward. And that is our ultimate goal. How can we keep cricket protected and get more eyeballs to the game? Fantastic news where cricket has been now included in the Olympics. So, another opportunity for us to get the gold medal. मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान। अब मैं ले चलता हूं ऐसे मरीज़ के पास। ये पेशेंट आप खुद उसके रूबरू आप सुन सकते हैं कि वो कितनी तकलीफ़ों में था और आज सलीम चावला साहब की दवाओं से उसको शिफा मिली, जज़ा मिली। मैं यही कहूँगा कि आप भी अगर कहीं परेशान हैं, किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, तो एक बार ज़रूर सलीम चावला साहब से मिलें और अपनी परेशानी को दूर करें, क्योंकि हर मर्ज़ का इलाज उनके पास है, शफा भी है, जज़ा भी है। बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? केशव कुमार। कहाँ से आए? हैदराबाद। अच्छा, एक मिनट, आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद शफीक। भाई आप? ये मेरे दोस्त है। अच्छा, क्या हुआ था इनको सर? क्या बोलते, थायराइड कैंसर हुआ सर और मल्टीपल है। अच्छा, ब्रेन। क्या बोले थे? डॉक्टर घर को लेके चले जाओ, 15 डेज से ज़्यादा नहीं रहते उन्हें। अभी कितना दिन हुआ? अब मैं आपके पास से दवा लेके 12 दिन हुआ साहब। क्या कंडीशन आपका? 12 दिन में तो 99.9% राइट है, मगर थोड़ा वीक है वो ना, जो शुरू से 2 महीने से खाने का दाना नहीं जा रहा था, खतरा पानी भी नहीं जा रहा था उन्हें। अभी अब टोटली हर चीज़, मूवमेंट भी है, मोशंस भी आ रहे, पेशाब भी आ रहा और खाना भी टाइम पे खा ले रहे। आपका मोबाइल नंबर बोलो। मेरा मोबाइल नंबर है 9010766759। हैदराबाद में कहाँ से? मैं मलकपेट से बात। चलिए, जी। सात अक्टूबर को हमास के किए गए हमलों के बाद से इजराइल का गाजा पर हमला जारी है।
इस बीच अमेरिका और इजराइल के अधिकारी गाजा पट्टी में आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसको लेकर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार इस मामले में कई विकल्पों पर चर्चा कर रही है। मामले में ब्लिंकन का आगे कहना था, हम पुराने ढांचे पर वापस नहीं लौट सकते जब हमास गाजा पर राज किया करता था। इजराइल भी गाजा पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बात उनके अधिकारियों ने खुद स्वीकार की है। ऐसे में हम दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर दूसरी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इजरायली अधिकारियों ने यह भी कई बार कहा है कि वो गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहते। इस बात की भी उम्मीद बहुत कम है कि वो वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीनी अथॉरिटी गाजा में सरकार चलाने के लिए तैयार होगी। दरअसल इजराइल अगर अपने हमलों से गाजा में हमास को खत्म करने में कामयाब होता है तो ऐसे में गाजा किसके अधीन होगी, इसको लेकर चर्चा तेज है। फिलहाल इस मामले में कई विकल्पों पर चर्चा की जा रही है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की सेनाएं गाजा में निगरानी करे और अरब मुल्क वहां पर सरकार चलाए। इसके अलावा यूएन की निगरानी में गाजा एक अस्थायी सरकार का गठन करे, जिससे फिलिस्तीनियों की मदद के लिए यूएन की गाइडलाइंस का भी ठीक से पालन हो पाएगा। हालांकि कुछ अधिकारियों के मुताबिक इजराइल इस विकल्प से सहमत नजर नहीं आ रहा है। दरअसल यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमास के हमलों की सजा सभी फिलिस्तीनियों को मिलना सही नहीं है। इस बयान के बाद इजराइल भड़क गया था। मामले में इजरायली प्रतिनिधि ने गुटेरेस के इस्तीफे की मांग की थी। यूएन में इजराइल के एम्बेसडर गिलाद ने ऐलान किया था कि इजराइल यूएन अधिकारियों को वीजा नहीं देगा। अमेरिका के कई पूर्व अधिकारी और दूसरे संगठन इजराइल और अमेरिका के साथ गाजा में सरकार को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में एक अंतरिम फिलिस्तीनी सरकार का गठन किया जा सकता है। इस दौरान यूएन की देखरेख में गाजा में मानवीय मदद पहुँचाना जारी रखा जाएगा।